शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफिक में मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं सूडान के बारे में। सूडान में वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है कि अभी वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए सूडान न्यूज़ में रहा है और सूडान का मैप हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ जो पिक्चर दिखाया गया है ये पार्टिकुलरली सूडान का फिज़िकल मैप दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण देशों के साथ में अपनी ये सीमा को साझा करता है। इसके अलावा रेड सागर के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं यदि हम कंट्रीज़ की बात कर लें, नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो इजिप्ट के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। फिर नॉर्थ में ही आप यदि पश्चिम की तरफ में बढ़ते हैं तो लीबिया है। लीबिया के नीचे आते हैं तो चाड पड़ जाता है और उसके नीचे थोड़ा सा जो हिस्सा है इसका, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पड़ता है। और फिर उसके नीचे में आ जाता है साउथ सूडान और कुछ हिस्सा इसका इथोपिया के साथ में बाउंड्री शेयर होती है। फिर आ जाता है इरिट्रिया के बाद है रेड सागर। तो काफ़ी सारे देशों के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर होती है और ये रही इसकी कैपिटल खार्तूम, जो कि कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है, नाइल रिवर के ऊपर बसा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट जो मेजर कहना चाहिए जियोग्राफिक लोकेशन के अंतर्गत है वो यहाँ की नाइल रिवर है। नाइल रिवर यहाँ पर हम देखते हैं कि दो भाग में बढ़ गई है, एक वाइट नाइल है और एक है ब्लू नाइल। खार्तूम शहर से नील जो रिवर है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जो ब्लू रिवर है, ब्लू नाइल है, वो इथोपिया से निकली है और एक जो शाखा है वाइट रिवर की ये मेन वाली है जो कि अपने झील से लेते हुए पानी जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर जो एरिया है हमको डिज़र्ट वाला देखने को मिलता है, जैसे कि लीबियन डिज़र्ट। यदि हम चार्ट की तरफ में जाएंगे, इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे, फिर आ जाता है आपका न्यूबियन डिज़र्ट। तो सबसे बड़ा जो एरिया है न्यूबियन डिज़र्ट का ही है, ये देख लीजिए आप, ये वाला जो पीला पीला कलर आपको दिखाई दे रहा है, चंदन कलर, न्यूबियन डिज़र्ट। फिर आ जाता है रेड सी हिल्स, कुछ पहाड़ी एरिया भी हमको देखने को मिलता है और उसी के किनारे में पोर्ट सूडान लोकेटेड है। रेड सी हिल्स हमको दिखाई दे रही है। फिर देखिए, एक तो न्यूबियन डिज़र्ट है, दूसरा है लीबियन डिज़र्ट। मारा माउंटेन किस तरफ पड़ेंगे, यदि हम इसके साउथ और पश्चिम वाले हिस्से की तरफ जाते हैं तो यहीं पर दारफूर, ठीक है, यहीं पर हमको एक ऊंचा स्थान देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ में यदि हम जाते हैं तो न्यूबा माउंटेन्स ये लोकेटेड है। थोड़ा सा हिस्सा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इसका पहाड़ी वाला रीजन है। महत्वपूर्ण जो शहर यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, वादी हाल्फा एकदम इजिप्ट की बाउंड्री के साथ में ये टच होता है। पोर्ट सूडान है। अटबारा नाइल रिवर के किनारे लोकेटेड है। ओम ड्रुमन ये भी नाइल रिवर के किनारे स्थित है। फिर आ जाता है कसाला, इरिट्रिया की बाउंड्री के किनारे में है। गेदरीफ ये इथोपिया के पास में पड़ता है। और फिर है कुश्ती, ये भी वाइट नाइल रिवर के किनारे है। इल ओबेड, इल फसर, नाइला, ये यहाँ की महत्वपूर्ण पॉलिटिकल वाली लोकेशन हमने देखे हैं। तो सूडान जो है रिलेटिवली रूप से देखा जाए तो लार्ज नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका के किस हिस्से में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से की तरफ में पड़ता है और इसका एरिया यहाँ पर बताया गया है कि कितना है। यहाँ पर हमको कुछ प्लेन्स भी देखने को मिलेगा, प्लेटू भी देखने को मिलेगा जो कि सूडान को कवर किए हैं। द सेंट्रल प्लेन ऑफ द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी। इसका जो बीच वाला हिस्सा उसको हमने 3 भाग में बांट दिए हैं। नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वो प्राइमरली रॉकी डेजर्ट वाला एरिया है जिसको न्यूबियन डेजर्ट बोलते हैं, नॉर्थ की तरफ में पड़ेगा। एक सेंट्रल साउदर्न पार्ट जो है वो क्ले प्लेन है जहाँ पर आपको मिट्टी वगैरह देखने को मिल जाएगी, जबकि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फीचर्स डेजर्ट आर कवर्ड बाय द सैंड ड्यून। इसके अलावा यदि हम पश्चिम वाले एरिया की तरफ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बालू के टिब्बा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमको दारफूर प्लेटू भी देखने को मिलेगा।
नाइल कांगो वाटर साइड टू द वेस्ट एंड रेड सी हिल्स एंड इथोपियन प्लेटू टू द ईस्ट। इथोपियन प्लेटू किधर पड़ जाता है, ईस्ट वाले एरिया में पड़ जाता है। इसके बाद जो इसकी मेजर इम्पोर्टेंट लोकेशन हो जाती है वो वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाले मैप के अंतर्गत सूडान की लोकेशन कहाँ पर पड़ेगी। जैसा कि हम बात किए थे, अफ्रीका महाद्वीप में सूडान लोकेटेड है। अफ्रीका के यदि हम जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और ये जो पूर्वी वाला हिस्सा है यहाँ पे जाते हैं तो सूडान लोकेटेड है। कौन कौन सी रेखाओं के बीच में है ये, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा और 0 डिग्री वाली जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा, दोनों रेखाओं के बीच में इसकी लोकेशन है। वहीं यदि हम बात कर लें अरब सागर किस तरफ पड़ेगा सूडान के, तो अरब सागर यदि हमें जाना है तो रेड सी होते हुए हम अरब सागर जाएंगे, तो इसके पूर्वी वाले हिस्से की तरफ अरब सागर है। यदि नॉर्थ की तरफ में जाएंगे तो मेडिटेरियन सागर पड़ जाएगा। पश्चिम और दक्षिण वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो साउथ अटलांटिक और इंडियन ओशियन पड़ता है। तो ये वर्ल्ड में इसकी लोकेशन थी। तो जो सूडान है वो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री माना जाता है, मतलब अफ्रीका के नॉर्थ और ईस्ट वाले हिस्से में ये लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के कौन से हेमिस्फीयर में पड़ेगा, कौन से गोलार्ध में, नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है। सूडान इज़ बॉर्डर्ड बाई 7 कंट्रीज, 7 देशों से ये घिरा हुआ है। इजिप्ट इसके नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। इजिप्ट कहाँ पर पड़ जाता है, इजिप्ट पड़ जाता है इसके नॉर्थ वाले हिस्से में। लीबिया एंड चाड नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट की तरफ में पड़ते हैं। टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट साउथ सूडान एंड इथोपिया। वाइल जो इरिट्रिया है ये बॉर्डर करता है सूडान के साथ में पूर्व की तरफ में, और जो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है वो रेड सागर के साथ में इसकी बनी हुई है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली हमारा फोकस 2 आर्टिकल के ऊपर रहने वाला है। पहला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुल मिलाकर के मोदी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इंडिया में जो चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं उसका यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जाता है कि कौन कौन से किस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ के जो समुदाय वाले कम्युनिटी वाले लोग हैं अलग अलग, उनको यहाँ पर दबाया जा रहा है। और पार्टिकुलरली यहाँ पर जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व के चलते चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि टीवी चैनल में क्या चीज़ दिखाया जाता है, पार्टिकुलरली गवर्नमेंट क्या चाहती है इस हिसाब से आप देखेंगे कि न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं। सरकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वहीं, लेकिन यदि अपोजिशन वाला लीडर कोई पहुंच गया या अपोजिशन वाली पार्टी से उससे उल्टे क्वेश्चन पूछने चालू कर देते हैं। जबकि मीडिया का तो काम है ना कि लोगों की आवाज़ को ऊपर उठाना। अपोजिशन का कम से कम जो काम है आलोचना करना, वो काम तो मीडिया का भी है, लेकिन मीडिया आज के टाइम में हम देखते हैं कि आलोचना ना करके सरकार की बस प्रचार प्रसार में लगी रहती है, बड़ाई में लगी रहती है। इसके बाद इसमें बात करी जाती है कि किस प्रकार से हमारे देश में मुस्लिमों के प्रति गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन चल रहा है, सरकार किस प्रकार से मुस्लिमों के जो अधिकार हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है, ये भी यहाँ पर बताया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ के हमारे यहाँ पर क्या हाल चल रहे हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो ऑटोनॉमी है उनको भी कुल मिला करके कम किया जा रहा है। जैसे कि वो इनडायरेक्ट तरीके से कैसे प्रभावित कर सकती है सरकार, उनके बजट को कम करके। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि क्या ये जो शताब्दी चल रही है इसको आप बोल सकते हैं कि ये इंडिया की सेंचुरी है कि नहीं है। इसके साथ ही इसमें बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत कितना प्रगति कर चुका था, कौन कौन सी हमारे देश में खोजें हुई, फिर किस प्रकार से ज्ञान हमारे देश से दूसरे देशों की तरफ ट्रांसफ़र हुआ। शुरुआत में बात करी जाती है कि आप हमारी जो गवर्नमेंट है कितना खुशी मना रही थी कि भारत नंबर 1 पर पहुंच गया जनसंख्या वृद्धि के मामले में।
सरकार के लिए कोई चिंता का विषय तो है ही नहीं, क्योंकि ना तो उनको सरकारी नौकरी पैदा करना है और ना ही उनको तो बस सरकारी जो कंपनियां उनको बेचने का काम करना है। रोज़गार कौन देगा आपको? प्राइवेट कंपनी वाले देंगे। और प्राइवेट कंपनी वाले किस प्रकार से रोज़गार देते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। बस ठेकेदारी से काम चलाया जाता है। 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया में काम चलाया जाता है। सेल जैसी महारत्न कंपनी आप सोचिए, जो कि स्टील इंडस्ट्री में सरकारी कंपनी है, वो तक एक बार रिटायरमेंट हो गया तो दोबारा भर्ती नहीं निकालती है। काम कैसे चल रहा है? ठेकेदारी के बेस पर चल रहा है। एक शिफ्ट में जहाँ पर 22 लोग परमानेंट हैं, 22 से 23 लोग परमानेंट हैं, वहीं उससे डबल तिबल प्राइवेट वालों को रख रही है और अपना काम चला ले रही है, क्योंकि भर्ती बहुत कम निकाली जा रही है। निकालेंगे भी कैसे? निकालेंगे भी कैसे जब सरकार चाहती ही नहीं है, जब सरकार और भी जो अदर पीएसयू है उनके उसमें अपनी हिस्सेदारी को बेच रही, धीरे धीरे करके उनको प्राइवेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब कम होती ही जाएंगी। तो ये सब की बातें हम आगे करेंगे। वहीं अच्छी बात यह है, जनसंख्या यदि भारत की बढ़ी भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार को जनसंख्या के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो वृद्ध लोग हो जाते हैं ना, ये किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अभी आपकी उम्र यदि 23 से लेकर के 35 साल, 36 साल, 40 साल के बीच में है, तो आप अपना खुद हाथ पैर चला करके कमाई कर सकते हैं और अपना गुजर बसर कर सकते हैं। वहीं वृद्ध लोग जो होते हैं सीधे सीधे डिपेंडेंस हो जाते हैं, इसलिए सरकार को इनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। इनके हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, आवास से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेगा, और भी कई सारी जो सुविधाएं हैं उनको देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, यदि भारत की पॉपुलेशन यंग है, इसका मतलब ये है हमारी जनसंख्या बढ़ी भी है तो भी हमें उतना ज़्यादा खर्चा सरकार को नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं यदि इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन की रेशो की बात करें 2023 तक, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो अनुपात होने वाला है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, वो 70% पहुंच जाएगा। जैसे कि 100 लोग हैं, 100 लोग में 70 लोग ऐसे हैं भारत में, जैसे भारत में कुल रहने वाले लोगों की संख्या 100 है, तो 100 में 70 लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कुल मिलाकर के ऐसे लोग हैं जो कि काम की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी दो, कह रहे हैं कि हमें काम चाहिए, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। मेन बात यहाँ पर यही आ जाती है। और ऐसी कंडीशन जब आएगी 70% वाली, तो कुल मिलाकर के इंडिया उस मामले में भी नंबर 1 हो जाएगा। जितने भी देश हैं विश्व में, उनमें इंडिया नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। इंडिया को हम पावर हाउस के तौर पर देख रहे हैं। देयर हैव बीन अदर इंडियन सेंचुरीज। अभी अकेली इंडियन की सेंचुरीज नहीं चल रही है, इसके पहले भी इंडिया की सेंचुरीज चली हुई है, इंडिया का दबदबा रहा है। However, prior to the colonial depredation suffered before regaining independence in 1947। और ये चीज़ हम देख सकते हैं 1947 के पहले, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के पहले से ही इंडिया बेहतरीन हुआ करता था। For a millennium before the arrival of British, India along with China was powerhouse by 1600s. It is estimated to have posed up to a quarter of the world's production capacity. अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले से यदि हम बात करें तो सन 1600 के पहले में भारत और चाइना दोनों ही पावर हाउस माने जाते थे मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। विश्व का जितने भी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसका 1/4 हिस्सा तो ये दोनों मिलकर के ही तैयार करते थे। इसके अलावा जो इम्पीरियल कैपिटल है नई दिल्ली में, वाज द डेस्टिनेशन ऑफ एम्बेसडर। यहाँ पर बहुत सारे राजदूत लोग आए, जैसे कि किंग जेम्स फर्स्ट से भी एक घन भेजा गया था,
to that of Ayutthaya emperor of today's Thailand. किंग्स जेम्स ने अपना एम्बेसडर भेजा, थाईलैंड के जो किंग हुआ करते थे उन्होंने अपने राजदूत भेजा, ऑफ पोएट्स एंड पेंटर्स एंड म्यूजिशियन, इनमें चाहे पोएट हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, अक्रॉस सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम एज फार अफील्ड एज इटली, who brought with them pretria dura artistry that adorn the ताज महल। देश दुनिया की कला यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जैसे कि पित्रा द्यूरा जो टेक्निक है वो हमको ताजमहल में देखने को मिली। बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठी एक ही जगह पर देखना है, बहुत सारे कलाओं को यदि आपको एक ही जगह में देखना है तो आप ताजमहल में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में इंडिया ने हिस्ट्री में बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए थे, जैसे कि जीरो की खोज की गई, मेकिंग पॉसिबल अलजेब्रा बीजगणित जिसको बोलते हैं भारत की देन है, कैलकुलस एंड इवेंचुअली कंप्यूटर। मेज्ड बाय वेस्ट ओनली इन 20th century, a language landscape vastly unlike Rome's and China's, which saw winters in dozens of languages, producing works of transcendent beauty, weaver who clothed the world as far as Africa and beyond। यहाँ की जो बुनाई है वो भी फेमस थी, हमारा जो कपड़ा उद्योग रहा है वो भी फेमस रहा था। इसके साथ साथ में धातु कर्म विज्ञान में भी भारत काफ़ी आगे रहा था। हमने कोरोजन रेजिस्टेंस आयरन बनाए हैं 2000 साल पहले, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत आज नहीं पहले ज़्यादा फेमस रहा था। इसके साथ साथ में हम उन किसानों की बात करते हैं जिन्होंने कई सारे सीरियल्स उगाए, इसमें शामिल हैं क्यूमिन, कार्डमम। ठीक है, यहाँ जो क्यूमिन वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है जीरा, और कार्डमम किसको बोलते हैं? इलायची को बोलते हैं। इसके अलावा और भी कल्टीवेटर रहे हैं विश्व में जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हाउ टू लाइव इन हार्मनी विद एनिमल हंटेड टू एक्सटिंक्शन एवरीवेयर इज, कैसे करके हम जानवरों के बीच में रह सकते हैं, कैसे करके हम पेड़ पौधों के बीच में रह सकते हैं, यहाँ से हम सीख सकते हैं। इसके बाद जो असली कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है कि भारत को हम बोलते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, सब कुछ अलग अलग है। इसके बाद भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रहते हैं, बिना लड़ाई झगड़ा किए, भेदभाव किए यहाँ पर। ठीक है, हम यूनिटी के साथ में रहते हैं। लेकिन आज के समय में रिलीजियस और जो कल्चरल डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिस्क में चल रही हैं। किसके शासनकाल के दौरान बात करी जा रही है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी, फ्रॉम द मोमेंट ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 2014। कब से ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली हैं? जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिन्होंने पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर जो काम करता है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है, आरएसएस जिसको कहा जाता है, इसमें काम किया था। देन ए लॉन्ग स्टिंट एज चीफ मिनिस्टर, स्टिंट का मतलब होता है कार्यकाल। इसके बाद हम देखते हैं कि लंबे समय तक ये चीफ मिनिस्टर रहे थे गुजरात के, जहां पर इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है एंड इज स्टिल सस्पेक्टेड बाय मैनी डिस्पाइट हिज एक्विटल बाय कोर्ट। कोर्ट ने तो इनको बरी कर दिया गया है, कोर्ट के द्वारा तो इनको बरी कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने भी ऐसे टाइम में इनको बरी किया था। उस समय हम देख रहे थे केस की सुनवाई कब हो रही थी, जब ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ रहे थे ना, वो गवर्नमेंट के, कहना चाहिए, पक्ष में ज़्यादा आ रहे थे। गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट की वही जीत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन आए थे उसमें गवर्नमेंट की जीत हुई थी। भले ही कोर्ट ने इनको दोषमुक्त कर दिया है, लेकिन गुजरात के जो दंगे हुए थे ना, उनमें अभी भी इनको, कहना चाहिए, शंका की नज़र से देखा जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है बीबीसी की अभी हाल ही में रिलीज़ की गई एक डॉक्यूमेंट्री थी, जिसको सरकार की पावर देखिए और सरकार का, कहना चाहिए, इंटेंशन देखिए। सरकार इस हद तक बढ़ गई कि वो उनको लोगों को दिखाया तक नहीं है, देखने तक नहीं दे रहे हैं। सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि 2024 में चुनाव आने वाला है
और लोगों को इस प्रकार की जानकारी मिले और बीजेपी फिर इस बार का चुनाव हार जाए। शायद ये भी एक रीज़न रहा होगा जिसके चलते चलते ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है इसको बैन कर दिया गया था। चूँकि 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तभी से हम देख रहे हैं कि वो मेजॉरिटेरियन में आए हैं। इसी के चलते चलते महत्वपूर्ण जितने भी रुके हुए काम थे अभी तक संसद के, वो सारे के सारे फटाफट होते गए। जैसे कि चाहे वो राम मंदिर का निर्माण का काम हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाला मामला हो, चाहे वो संसद के निर्माण का काम हो, चाहे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाना हो, चाहे कोई भी काम हो, आपके पास में मेजॉरिटी है, आप कोई भी बिल को पास करा सकते हैं। अभी हाल ही में जैसे कि देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल सर्विस के ऊपर मुख्यमंत्री का अधिकार रहेगा। तुरंत सरकार ने क्या काम करी, एक ठो अध्यादेश जारी करवा दी राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है, कि नहीं, ये जो पावर है वो इनडायरेक्टली रूप से केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार का मतलब है वहाँ राज्यपाल के पास में रहेगी। तो मेजॉरिटी यदि आपके पास में है तो आप किसी भी प्रकार के विधेयक को पास कर सकते हैं, ये तो जाहिर सी बात है, आपको उसमें कोई हरा ही नहीं पाएगा। सिस्टमेटिक कैंपेन किस प्रकार से चलाए जा रहे हैं, पिछले साल हम देखते हैं एक वॉचडॉग ग्रुप्स है जिसमें इंक्लूड था जिनोसाइड वॉच, इकोड बाय ए जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्टडी, इसने वार्निंग इशू किया था, ठीक है। तो एक वॉचडॉग ग्रुप है जो देश दुनिया में जो होने वाली घटनाएं हैं उनके ऊपर स्टडी करते रहता है, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्टडी है, इसने इशू किया था कुछ वार्निंग। बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो तरीके से जो ऑर्गेनाइज ऑपरेशन है इंडिया में किए जा रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ, जो कि इंडिया की आबादी का 40% पॉपुलेशन है, लगभग इनकी संख्या है 200 मिलियन। उसमें कहा गया है कि पार्टिकुलरली 2019 में जो रिवोकेशन किया गया था स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस और ऑफ जम्मू कश्मीर, उस समय में भी किस प्रकार से इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनका ऑपरेशन किया गया, एक बात ही बताया जाता है। एंडिंग 7 डिकेड्स ऑफ प्रोटेक्शन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर भी कुल मिलाकर के ऑपरेशन किया गया मुस्लिम लोगों का। इसके अलावा चौथे नंबर की जो चीज़ लेकर के आई थी सरकार वो थी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसके माध्यम से आप क्या काम कर रहे हैं, जो मुस्लिम रिफ्यूजी हैं, जो लोग बांग्लादेश से आए हैं, उनको वापस भेजने का काम करना या फिर उनको डिटेंशन कैंप में डालना, बट आल्सो रिड्यूसिंग टू सेकेंड क्लास सिटीजनशिप। इसके साथ साथ में आप देखेंगे जो सिटीजनशिप का बर्डन है भारत के पास में, उसको कम करना भी इसका एक प्रकार से उद्देश्य था। तो जो मिलियन ऑफ इंडियन मुस्लिम हैं हु लैक डॉक्यूमेंट्स दैट मैनी इंडियंस लैक, ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, देश से बाहर निकाला जाएगा। कैसे करके हुआ, वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के माध्यम से हुआ। लेकिन यदि अदर लोग भी आए हैं और वो रह रहे हैं अवैध रूप से, वो अदर धर्म वाले, उनका क्या होगा, तो उनको CAA के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए NRC और जो CAA है ना, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, बहुत ज़्यादा विवाद में रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज के समय में ज़्यादातर जो स्टेट हैं बीजेपी वाले, वो एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर के आ रहे हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर के आ रहे हैं। तो आज के समय में ऐसा हो गया है, एक धर्म वाला व्यक्ति दूसरे धर्म वाले से व्यक्ति से यदि शादी करता है तो ये आज के समय में बहुत मुश्किल काम हो गया है। बहुत सारी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, 6 महीना पहले ही आपको मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा, तब जा, और फिर इसके बाद वो डिसाइड खुद करेगा। अब वो कैसे डिसाइड कर लेगा कि इसमें ये फोर्सफुली शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है करके, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से खड़े हो जाते हैं। एंड दिस इज टू से नथिंग ऑफ डेली अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मुस्लिम ऑन लॉफुल ग्राउंड्स, नो लॉफुल ग्राउंड। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है, जिसके पीछे कोई भी लॉफुल ग्राउंड नहीं रहता है। यहाँ पर हमको रिपीट होती हुई बीटिंग की घटनाएं एंड लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं मुस्लिम शॉपकीपर्स एंड ट्रेड्समैन के साथ में।
इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी लॉ लाई है, गवर्नमेंटल प्रैक्टिसेस लाई है, जिसके चलते चलते ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है। इन ए वर्ड, मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट्स मुस्लिम बोथ बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉज एंड गवर्नमेंटल प्रैक्टिस। कुल मिलाकर के मुस्लिमों को अपराधी ठहराया जा रहा है, इसके लिए कुछ कानून बनाए जा रहे हैं, इसके लिए कुछ गवर्नमेंटल प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं जो कि वायलेट करती हैं ह्यूमन राइट्स को। अंडर द मोदी गवर्नमेंट हैज़ परस्यूड ए सिस्टमेटिक कैंपेन टू डिस्ट्रॉय। मोदी के सरकार के कार्यकाल के दौरान हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी, इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, इनके भी बहुत सारे लोगों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, बहुत सारे एनजीओ को बंद करवा दिया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, चाहे वो थिंक टैंक हो, चाहे वो रिसर्च सेंटर हो, एंड हरासिंग इंडिपेंडेंट प्रेस को दबाया जा रहा है। जैसे कि हम बात किए थे बीबीसी को लेकर के, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी करी थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से इसको प्रस्तुत किया गया था। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर सरकार ने बैन लगा दी थी। इसके साथ साथ में जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने वाले ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। इसमें इंक्लूड है ऑक्सफैम इंडिया, एनवायरोनिक्स ट्रस्ट है, एंड लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ, जिसके जो डायरेक्टर हैं लॉयर ऋत्विक दत्ता, इनको प्रोसिक्यूटेड किया गया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। इसके साथ साथ में जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, इंडिया की लीडिंग पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक माना जाता है, तो इसको भी सरकार ने सप्रेस करने की कोशिश किया है। यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को भी सरकार ने कुछ हद तक प्रभावित किया है, जैसे कि बहुत सारे जो अटैक हैं वो अटैक किए जा रहे हैं ताकि अंडरमाइन किया जा सके इंटेलेक्चुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन माना जाता है हमारे देश में, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ इन न्यू दिल्ली। यूनिवर्सिटी के कई सारी जो पावर्स होती हैं उनको प्रभावित करना। इसके अलावा यदि आप उनको बजट नहीं दे रहे हैं तो कुल मिलाकर के आप उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। अब हम बातचीत कर लेते हैं हमारे न्यूज़ टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, पत्रकार लोगों की कि किस प्रकार से उनके अधिकारों को साइलेंस किया जाता है। प्रेस फ्रीडम वायलेशन इन इंडिया, एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की, इसने आइडेंटिफाई किया है 83 वायलेशन अप्रैल और सितंबर के बीच में 2022 के दौरान में। पिछले 8 सालों की हम बात करें, मोदी गवर्नमेंट एंड बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया है, इंडिपेंडेंट मीडिया को साइलेंट करने की कोशिश किया है, अटैक किए जाते हैं, ठीक है, और कुछ नियम कानून ऐसे लाए जाते हैं ताकि इनकी आवाज़ को दबा जा सके। कम से भी कम 18 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर फिजिकल अटैक किया गया, वायलेंस इन्होंने फेस किए थे, ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग के पीरियड में, विद केसेस इन्वॉल्विंग बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। इसके बाद अडानी के साथ में इनकी रिलेशनशिप को बताया जाता है और अपोजिशन की तरफ से इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि अडानी को सरकार ज़्यादा सपोर्ट करती है, अडानी के हिसाब से डिसीजन लेती है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं COP28 की मीटिंग से रिलेटेड। पिछले कुछ लास्ट फ्यू वीक्स में हम देखते हैं कि कुछ इंक्रीजिंगली वोकल कैंपेन चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि आप अनसीट करिए, रिमूव करिए प्रेसिडेंट डेसिग्नेट ऑफ COP28 मिनिस्टर सुल्तान अल जबेर को, ठीक है, जो कि रिलेट करते हैं होस्ट नेशन यूनाइटेड अरब अमीरात से। कहा जा रहा है कि आप इनको क्या करिए, रिमूव करिए। तो जो 28वें नंबर COP28 है, इसको होस्ट कौन करेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात करेगा। इसमें इंक्लूड है एक रिसेंट लेटर
ये लेटर लिखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन पार्लियामेंट्रीज़ के द्वारा, कॉलिंग फॉर हिज रिमूवल ऑन द ग्राउंड। ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसका एक रीज़न बताया जा रहा है कि वो सीईओ माने जाते हैं आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के, इसलिए इनको इस पोस्ट से हटा दिया जाए। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो गरीब कंट्रीज़ है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के असर से। और फिर अमीर देश ये कहते हैं कि जितना कार्बन में हम कटौती कर रहे हैं उतना भी आप कार्बन में कटौती करिए। तो जो गरीब देश है उनका कहना है कि यदि हम पेट्रोल डीजल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देंगे तो हम हमारी इकोनॉमी को कैसे करके चलाएंगे। आप लोगों ने तो इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है, इतना ज़्यादा कमाई कर लिया है कि आप आज ऐसा हो गया कि आप घर बैठे कमा रहे हैं। आप नई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पास तो पैसे नहीं, हम कैसा करेंगे। एक काम करो, आप हमको साल में $100 बिलियन तो दो कम से भी कम, जो गरीब कंट्रीज़ हैं। इस प्रकार की डिमांड पहले करी गई थी। तो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव हो। इसके साथ साथ में एज लीडर ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, ए ग्रुप ऑफ 58 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़। क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम में कौन कौन से देश शामिल हैं? ज़्यादातर गरीब देश शामिल हैं। इसमें 58 देश आ जाते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनके पास में हम देख रहे हैं लगभग 1.5 बिलियन लोग रहते हैं। 1.5 बिलियन ऑफ वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपुल यहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अभी तक देखा है कि लगभग इकोनॉमिक जो लॉसेस है क्लाइमेट चेंज के चलते चलते वो $500 बिलियन लास्ट 2 डिकेड में हमको नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के यदि हम इसके ऊपर पैसा नहीं खर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो $500 बिलियन आपका खर्चा हो रहा है, इसको आप बचा सकते हैं यदि आप क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कोई कदम ठोस उठाते हैं। तो इसलिए ये जो देश है उनका कहना है कि हमें कलेक्टिव रूप से काम करने की ज़रूरत है। हम लोग ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं इस जर्नी के अंतर्गत, यदि हम चाह रहे हैं कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ में मूव करें, फ्यूचर की तरफ मूव करें, तो हमें जो है स्टार्ट करना पड़ेगा सब लोग साथ में मिलकर। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमीज़, ये काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है, क्रिटिकल माने जाते हैं इस प्रकार के इफोर्ट के लिए। एंड ये जो है क्लियरली काफ़ी इनके लिए मोर डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। कैसे करके हम हमारी एनर्जी ट्रांजिशन को इंश्योर करें कि हमें कोयला पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। आज भारत की ही कंडीशन देख लो। भारत को हम कहते हैं कि भारत इतना आगे पहुंच गया है, इतना आगे पहुंच गया है, लेकिन क्या आपने कहीं आपके शहर में देखा है कि पेट्रोल पंप में इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने की व्यवस्था सरकार ने बनाई है? जगह जगह पर क्या ऐसी चार्जिंग की व्यवस्था सरकार बना पाई है? अभी तक नहीं बना पाई है। दूसरी नंबर की बात यह है, इलेक्ट्रिक जो कारें हैं ना अभी बहुत महंगी चल रही हैं। तीसरी नंबर की प्रॉब्लम ये है कि एक बार चार्ज करो तो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी तय करें, और दूसरी है चार्जिंग को लेकर के कि हमारी कार जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी, ये कहना चाहिए आने वाले टाइम में क्लीन एनर्जी को लेकर के चैलेंजेस बने रहेंगे। सुल्तान अल जबेर हैज़ लीड मसदार। सुल्तान अल जबेर के बारे में बात किया जाता है कि किस प्रकार से ये लीड कर रहे हैं मसदार को। मसदार रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है विच हैज़ मेड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन सोलर एंड वाइंड प्रोजेक्ट। इस कंपनी ने सोलर के ऊपर और वाइंड प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात का जो बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि रिसेंटली ओपन किया गया था, ये जनरेट करता है 6 गीगावाट को, 5.6 और 5.8 ऑफ क्लीन पावर। तो आप सोच सकते हैं कि हमें भी इस प्रकार के काम करने चाहिए। मसदार एंड जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है एरिना, रिसेंटली इन्होंने साइन किया था एक एग्रीमेंट के ऊपर जिसका उद्देश्य है टू ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। इनका कहना है कि आने वाले समय में 2030 तक हम हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 3 गुना बढ़ा देंगे।
दिस इज लीडरशिप ऑफ आवर ग्लोबल क्लीन एनर्जी फ्यूचर इन द मोस्ट प्रैक्टिकल सेंस। आगे बात करी जाती है रुपए पैसे को लेकर के कि फाइनेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है COP28 के मामले में। जैसे कि इसके पहले की जो बैठकें हुई थी वहाँ पर फंड बनाए गए थे कि इस फंड में सब जो अमीर देश है वो अपना अपना योगदान करेंगे ताकि कोई भी कंट्री यदि क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ रही है तो उसकी मदद हो सके। जैसे भारत में साइक्लोन आया, भारत को बहुत सारा नुकसान हुआ, यदि इस फंड में पैसा विकसित देश डाल चुके होते तो अपनी जो भरपाई है भारत कर लेता। लेकिन यदि ये फंड खाली रह जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है इस प्रकार के फंडों का निर्माण करने से। बांग्लादेश की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम है बांग्लादेश का क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान, ठीक है, इसमें शामिल एक और चीज़ है मुजीब क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान। ये 2 प्लान हैं बांग्लादेश ने अडॉप्ट किया है। इसके अंतर्गत ये जनरेट करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट 10 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, हज़ारों लाखों जो डॉलर रुपया है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। इस प्रकार का जो क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी एजेंडा होता है ये रिकॉग्नाइज ये करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है poorest countries is non-negotiable and that our prospects should not be curtailed so that the rich countries can keep on polluting। हम तो कह रहे हैं कि गरीब से गरीब देश भी इस प्रकार के कदम उठाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अमीर कंट्री हैं कंटिन्यू पॉल्यूशन करते रहें। इंटरनेशनल लेवल पर और भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि UAE की जो लीडरशिप है इसके अंतर्गत हमें कुछ हेल्प मिले, इसके माध्यम से सिक्योर किया जा सके इन्वेस्टमेंट को। इस इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जाएगा सोवरेन वेल्थ फंड के माध्यम से। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं जो कि डिलीवर करेंगे ह्यूज बूस्ट इन क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी वी नीड। इसके अंतर्गत हमें थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। डेब्ट इस एक प्रकार से बैरियर का काम कर रहा है। अब बहुत सारे जो गरीब देश हैं ऑलरेडी से डेब्ट के जाल में फंसे हुए हैं। अब वो उनसे आप कैसे ये अनुमान लगा सकते हैं आप, या फिर आशा कर सकते हैं कि वो लोग भी बराबर क्लीन एनर्जी में पैसा फंसाएं। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते बहुत सारे जो देश हैं वो कर्जा में डूब रहे हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो भारत का जो मेडिसिन वाला सेक्टर है उसमें रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम देखें कि कुछ टाइम पहले भी ये बात न्यूज़ में आई थी कि इंडिया की जो मेडिसिन हैं उनको खाने से कुछ दुष्प्रभाव हो रहा है या फिर उन बॉडी में नुकसान पहुंच रहा है। तो ठीक इसी प्रकार का एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं श्रीलंका में। श्रीलंका की तरफ से भी ये न्यूज़ आई है कि इंडियन ड्रग्स का इस्तेमाल करने से हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर हेल्थ को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है, रेगुलेटर है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे करके ये लोग गोली दवाई बना ले रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के बना ले रहे हैं और बेच भी रहे हैं, सप्लाई कर दे रहे हैं, कैसे करके हमने उनको छूट दे दिए। कुल मिलाकर के अभी हाल फिलहाल में ये जो मुद्दा है वो श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट गया है। इवन बिफोर दिस इंसिडेंट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल श्रीलंका, क्या नाम है इसका, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल श्रीलंका ने फाइल किया था फंडामेंटल राइट्स पिटीशन श्रीलंकन के सुप्रीम कोर्ट में, जो कि चैलेंज करती है डिसीजन ऑफ कैबिनेट एंड हेल्थ अथॉरिटीज़ की कि कैसे आप कैसे प्रोक्योर कर ले रहे हैं ड्रग्स को अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। आप कह रहे हैं, आपको लगता होगा कि सस्ता पड़ेगा, सस्ता वस्ता कुछ नहीं पड़ेगा, हेल्थ के लिए हमें भारी पड़ जा रहा है। ये जो याचिका दायर करी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका में, फर्दर ये आगे क्वेश्चन करती है नेशनल ड्रग रेगुलेटर के रोल को इन प्रोवाइडिंग ए वेवियर ऑफ रजिस्ट्रेशन,
कैसे करके आप रजिस्ट्रेशन से छूट दे रहे हैं और आप इंपोर्ट कर ले रहे हैं इसेंशियल ड्रग्स को। गुजरात बेस्ड सेवोराइट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा जो चेन्नई बेस्ड कौशिक थेराप्यूटिक्स है, ठीक है, वर नेम्ड एज रिस्पोंडेंट। दो नाम यहाँ पर बताए जाते हैं।